उस आंदोलन को बहुत लीड किया, बहुत मार भी खाए पुलिस से, और मार खाने के दौरान में ही घुटने में बहुत मारा उन लोगों ने, तो उसके कारण खून जम गया था, तो ट्यूमर हो गया था, तो पिछले साल ही उसका ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद फिर अचानक से मुझे पता चला कि पार्टी में प्रवक्ता के पद पे मुझे भेजा जा रहा है। मुझे इसकी कोई खबर नहीं। का ये सफर कैसे आगे बढ़ा, आप कैसे इतना ऊपर तक आ पाई हैं, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा दिया। वो है आरजेडी की फायर ब्रांड प्रवक्ता, जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर और डिबेट्स की बेताज बादशाह प्रियंका भारती। वो शख्सियत है जो टीवी डिबेट्स में बीजेपी जेडीयू के दिग्गजों को धूल चटाती है। हाल ही में साइंस जर्नी चैनल पर उनकी डिबेट्स ने बवाल मचा दिया। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस डिबेट्स को देखते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं प्रियंका भारती जी। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो आज आपसे वो रूबरू हो जाएंगे और वो भी जानेंगे। तब तक मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए, जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिहार में अगर आप पूरा सिनेरियो देखते हैं तो पिछड़े वर्ग से, बिहार ही नहीं इवन ऑल पूरे भारत में पिछड़े वर्ग से, SC ST वर्ग से बहुत कम ही लड़कियां, महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ी हैं और वो रेशनल थिंकिंग रखती हैं, खुलकर बोलती हैं, एक अच्छी कुशल वक्ता है। आमतौर पर देखेंगे तो भारत में जो SC ST OBC वर्ग है उसमें से नेशनल टीवी पे बहुत कम लोगों को ही स्थान मिलता है जहां पे वो जाकर खुला डिबेट कर पाती हैं। जिस तरह से पूरी तरह से ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कब्जा कर रखा है पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वहाँ पे अक्सर हाँ आपको प्रियंका जी दिखेंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लताड़ते हुए मिलती हैं। जितने भी फॉल्स प्रोपेगेंडा हैं और इस तरह के जितने भी जो फेक न्यूज वाले हैं, मुंह खोला शब्द का पोड़ दिया, हो गया भैया सबूत। उसके लिए ना कोई लॉजिक की जरूरत है, ना एविडेंस की जरूरत है, ना कोई एम्पेरिकल सबूत की जरूरत, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। वह मुंह खोल दिया, कुछ भी बोल दिया आलतू फालतू, और सब लोग उसको एविडेंस की तरह समझ लेते हैं। ऐसे में आपने तमाम टीवी पर सीरियल्स पर देखा होगा जहाँ पे प्रियंका जी, इस पर बहुत सारी इनकी वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं। तो काफी लोगों ने इसमें डिमांड भी की थी कि हम लोग उनसे जुड़े बात करें, तो इसीलिए आज का ये सेशन हुआ है। मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमें एक बात और समझने की जरूरत है। अगर देश में जो डेमोक्रेसी है तभी हम लोग हैं, विशेषकर भारत का SC ST OBC। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जो हैं, अगर कोई तानाशाह जो है, तानाशाही अगर चलेगी किसी भी पार्टी को, नॉट ओनली द सिंगल पार्टी, किसी भी पार्टी का अगर कोई एक तानाशाह एक जगह पर अगर बैठ गया है, उसकी ही सारी चीजें चल रही हैं, तो क्या आप स्वस्थ महसूस कर पाएंगे इस देश में? दूसरी बात आती है कि तानाशाही से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। तो तानाशाही से बचने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि आपके जो राइट्स हैं, वोट राइट्स हैं, उसको देकर आप एक सही कैंडिडेट को चूज करें। सही कैंडिडेट आप कैसे चूज करेंगे? अभी खबरें आती हैं कि इलेक्शन होने वाले रहता है और एक दिन, 2 दिन, हफ्ते दिन पहले से दारू की बोतलें बंटने लगती हैं, चिकन मुर्गा बंटने लगते हैं, पैसे बंटने लगते हैं, इस तरह की तमाम खबरें आती हैं। अब सोचिए कि अगर मतदाता जो है इस तरह से बिक सकता है, रातों रात बिक सकता है, रातों रात अगर चेंज हो सकता है, बदल सकता है, तो क्या आपका वोट सुरक्षित है? क्या आप एक सही कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं? जब आप एक सही कैंडिडेट को नहीं चूज कर पाएंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो व्यक्ति, जो लोग इस तरह के कार्यों से अगर चूज करके आते हैं, वो क्या आपके लिए, वो कितने ईमानदार होंगे आपके लिए, इस देश के लिए? ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हालांकि कहा जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन है या राजनीति जो है वो ईमानदारी के रास्ते से कोई चढ़ नहीं सकता है, लेकिन बहुत सारे ईमानदार आपको पॉलिटिशियंस भी मिलते हैं, बहुत सारे वसूल वाले भी मिलते हैं आपको, जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो ये सारी चीजें लिंक है। आपका वोट कितना जरूरी है? क्या हो जब आपके वोट के राइट्स, जो अभी तक तो एक
ये घटना है कि भैया खिला पिला के वोट चेंज हो रहा है, लेकिन एक दूसरा क्या तरीका है जब आपके वोट के अधिकार ही छीन लिए जाए। किसी स्टेट में कहीं पे ढेर सारे लोगों को वोट का राइट्स हटा दिया जाए और उसके लिए बताया जाए कि भैया आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। अब भारत स्टेट में जरा सोचिए, जो लोग विशेषकर 40 साल, 50 साल, 60 साल जो पुराने लोग हैं, इवन 30-35 साल से भी पुराने जो लोग हैं, क्या उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं? आप खुद सोचिए, पता लगाइए, आपको पता चलेगा कि पहले तो जो हॉस्पिटल में जाके बच्चे भी लोग नहीं करते थे, घर पे ही बच्चे हो जाते थे। कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा? बहुत सारे लोग बनाए ही नहीं बर्थ सर्टिफिकेट। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो आपका भाई मतलब वो नहीं है। एक तरह से वोट देने का जो क्राइटेरिया मांगा गया है उसका ये बेस ही नहीं है कि अगर ये है तो आपको राइट दे दिया जाएगा, यही इसका नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में जरा सोचिए। अच्छा, रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार में मात्र 3% लोगों के पास, 3% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। अब सोचिए 97% लोगों के पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं है? क्या उनके वोटिंग अगर राइट नहीं मिलेंगे तो क्या वो सही चूज कर पाएंगे? इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। आप सोचिए कि किस तरह से आप एक सही जो डेमोक्रेसी कही जाती है, जहां पे कहा जाता है कि आप एक स्वस्थ चुनाव की बात आती है कि लोग अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं, जब आपके पास अधिकार ही नहीं होगा आप क्या चूज करेंगे? भारत के लोग अमूमन हर एक व्यक्ति विदेश तो जा नहीं रहा है, पासपोर्ट सबने बनवाया नहीं है, तो आपके पास और क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसके कारण आप दे पाएंगे? आप सोचिए बिहार में 13 से 14 करोड़ लोग हैं, उनमें से 50% से ज्यादा को वोट का अधिकार ही छीन लिया जाए तो क्या होगा? सोचिए, क्या आप एक सही कैंडिडेट चूज कर पाएंगे? तो ये तमाम तरह की घटना चल रही है और लोग जो हैं बहुत ज्यादा आशंकित हैं। इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह से निष्पक्ष है या नहीं है, वो क्यों विपक्ष की बातों को रिस्पॉन्स नहीं करता है, काफी लेट रिस्पॉन्स करता है। बीच में एक घटना आई थी कि विपक्ष के किसी व्यक्ति ने, उन्होंने जब ये बात कही कि भाई गलतियां दिखाई इलेक्शन कमीशन की कि जो कहीं पे 80 से ज्यादा एक ही घर में हैं, तो कहीं पे जिंदा लोगों को मृत दिखा दिया गया। अब बहुत सारे तमाम तरह की अनियमितताएं जो हैं वो दिखाई गई और जब उसका जवाब मांगा गया तो उस पर एक्शन होने की बजाय वहां से क्या रिप्लाई आता है कि भैया आप एफिडेविट देंगे, क्या ये शपथ लेंगे? इस तरह की बातें आ रही हैं। मतलब कहां तक हर एक व्यक्ति जो है, ये जब बातें आती हैं कि इस तरह की जब बातें आती हैं तो जांच कराई जाए, जांच करा के सीधे सीधे क्लियर देना चाहिए कि नहीं इसमें कोई गलती है या नहीं है, वो सारी बातें सामने आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही हैं? डिले हो रहा है। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं हैं जिससे जनता परेशान हो गई है। एक आम जनता जो है उसके मन में इस बात का डर बैठ गया है कि क्या वाकई में डेमोक्रेसी खतरे में है। ईवीएम को लेकर अक्सर हाँ ऐसी पार्टियां, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप उत्तर प्रदेश की एक पार्टी ले सकते हैं, जैसे बीएसपी को ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उनकी सीटें 0 आ गई। अब ये देश में सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि ऐसा कैसे हो गया। एक ऐसी पार्टी जिसको पूरा जनाधार मिला था, जिनका अपना पूरा एक बेस है, पूरा एक वोट बैंक है, बहुत बड़ा एक सपोर्टर वर्ग है, और उनका अचानक से इतना बड़ा डाउनफॉल। अब इससे क्या होता है कि लोगों में फिर से वो हो गई है भाई कुछ तो मिलता सीट, कुछ तो मिलती, अचानक से गायब। अब लोगों पे फिर से ये बात आ गई कि भैया कुछ ईवीएम तो गड़बड़ी नहीं है, टैंपरिंग तो नहीं है। जो देश हमें ईवीएम सप्लाई करते हैं वो देश खुद अपने देश में ईवीएम से नहीं वोट कराते, क्या कारण है? ऐसे तमाम आशंकाएं, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज दिया कि ये गलत है, इसको टेम्परिंग की जा सकती है, छेड़छाड़ हो रहा है, ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। फिर बीच में एक और घटना आई थी जिसमें एक कोई व्यक्ति थे, ईसाई था, पता नहीं क्या थे वो, जो कुछ इलेक्शन हुआ था, मेरे ख्याल से शायद चंडीगढ़ की बात है, जिसमें बंदा जो सीसीटीवी कैमरे ने पकड़ रहा है, जिसमें बंदा जो है वो कैंसिल कर रहा है, जानबूझ के कुछ मार कर रहा है, टेम्परिंग कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, जहां से ये पकड़ा गया कि देखें इस तरह की भी घटना ये लोग कर देते हैं, एक कैंडिडेट का वोटिंग को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं।
अब जब इस तरह की बातें आती हैं तो सोचिए, लोगों का विश्वास फिर वो कोर्ट में जाता है, चेकिंग होता है और वो व्यक्ति गलत पाया जाता है। इससे लोगों में अविश्वास बढ़ता है, डेमोक्रेसी को भी लेकर अविश्वास बढ़ता है। इससे लोगों के बीच में पूरी तरह से जो चुनाव आयोग है उसको लेकर भी लोगों में अविश्वास बढ़ जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ये बी टीम बन के ये तो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से जो सत्तासीन पार्टी है। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब प्रियंका जी, मैं आपसे सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत में पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से, SC/ST वर्ग से, OBC वर्ग से बहुत कम ही लड़कियां इतनी मुखर हो पाती हैं जो नेशनल चैनल्स पे चल के और बड़े बड़े ये जो बैठे हुए हैं लोग हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दे पाती हैं। मैं आपका ये सफर कैसे आगे बढ़ा, आप कैसे इतना ऊपर तक आ पाई हैं, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि आमतौर पर लड़कियों का जो है OBC और SC/ST, उनका ये कहना है कि हमें कोई समर्थन नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता। आपकी ये जर्नी कैसी रही? जी। सबसे ज्यादा तो मैं किसी के प्रति आभार अपना व्यक्त कर सकती हूँ तो पिताजी हैं। पापा का हमेशा से था कि मतलब जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से था कि बेटी होगी तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, कर्ज भी लेना पड़ा लेकिन पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं रही। उसके बाद 12th तक हो गया गांव से ही, लेकिन फिर JNU में एडमिशन हुआ। वहां हुआ तो एक अच्छा माहौल मिला, एटमॉस्फेयर मिला। परिवार से उतना मजबूत नहीं थे उस तरीके से आर्थिक तौर पर, लेकिन यही था कि यहाँ आए तो जर्मन भाषा में एडमिशन हुआ तो ट्यूशंस वगैरह देने लगे और इसी से थोड़ा सा आसान हुआ। और फिर JNU में मेरिट कम मीन्स करके फेलोशिप होता है, स्टूडेंट्स को सहायता दी जाती है वित्तीय, ताकि वो अपना मेस का और ये सब खर्च कर वहन कर पाए खुद ही। तो उससे थोड़ा सा सहायता मिला, जो अब खत्म भी कर दिया गया है। JNU में नहीं पर काफी जगह से MCM खत्म हो चुका है, यहाँ भी खत्म करने के लिए बात चल ही रही है। और उसके बाद पढ़ाई अच्छी चल रही थी, पर धीरे धीरे, क्योंकि JNU की हवा में ही कहते हैं राजनीति और क्रांति दौड़ती है, तो धीरे धीरे एक्टिविज्म की ओर बढ़े। और सबसे पहला अपने ही विभाग में चुनाव लड़ा, स्टूडेंट फैकल्टी कमेटी, कि आप स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफेसर्स के सामने, उसमें जीत हुई। मैं इस कमेटी में लड़े, चुनाव जीते, हॉस्टल प्रेसिडेंट भी लड़ा, जीता। ये नहीं सोचा था कि JNU ऐसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि था कि ठीक है हॉस्टल का सिचुएशन सुधारना, ये सारी चीजें थी। लेकिन फिर 2018 में JNU में CRJD का गठन होता है, स्टूडेंट विंग जो RJD की है, और उसी साल लालटेन देखकर बस जुड़ गए। मतलब एक बार भी मन में ख्याल नहीं आया कि इधर उधर कहीं जाना है, क्योंकि जो JNU की वामपंथी संगठन है उनमें और बिहार की वामपंथी संगठन जो काम करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत फर्क है। यहाँ पर पहले जाति की बात नहीं की जाती थी, न मंडल का नाम लिया जाता था, न लालू जी, मुलायम जी, मायावती जी, किसी का नाम नहीं लेना पसंद करते थे ये लोग। पर CRJD का गठन हुआ तो कहते हैं ना कि जितने भी सोशलिस्ट तबके से आने वाले लीडर्स जो इस राजनीति में यकीन रखते हैं, तो उनमें विश्वास बढ़ा। और मेरा तो देखते ही मैं उधर जुड़ गई। 2019 में मैंने खुद JNU SU का चुनाव लड़ा प्रेसिडेंट पद के लिए, और पार्टी का बहुत समर्थन रहा, तेजस्वी जी का, संजय जी का बहुत समर्थन रहा, क्योंकि मैं खुद बहुत घबराई हुई थी और लड़ना नहीं चाहती थी। क्योंकि आपको पता है ना, गाँव से आते हैं और अचानक से इतने बड़े मंच में आप जाएंगे तो घबराहट तो होती है। उसमें भी JNU जैसा कैंपस जहाँ आपको हर एक वर्ड के लिए लोग जज करते हैं, देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ असंवैधानिक तो नहीं, या कुछ मतलब उस तरीके से। तो पर मैं तैयार नहीं थी उस तरीके से, लेकिन तेजस्वी जी ने कहा कि आपको लड़ना है, तो फिर मैंने लड़ा चुनाव। और उसके बाद फिर यही छात्र संगठन में जुड़ के काम करते रहे। फी हाइक हुआ था JNU में, उस आंदोलन को बहुत लीड किया, बहुत मार भी खाए पुलिस से, और मार खाने के दौरान में ही घुटने में बहुत मारा उन लोगों ने, तो उसके कारण खून जम गया था, तो ट्यूमर हो गया था, तो पिछले साल ही उसका ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद फिर अचानक से मुझे पता चला कि पार्टी में प्रवक्ता के पद पे मुझे भेजा जा रहा है। मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी और यहाँ तक पहुंचे हैं और सफर अच्छा चल रहा है। उम्मीद है कि लोग जो चाहते हैं कि वंचित शोषित तबकों का आवाज जो मीडिया में नहीं पहुंच पा रहा था, उसको पहुंचाने की एक कोशिश है, ताकि जो हमारे मुद्दे हैं कहीं धूल धूसरित ना हो जाएं। बस उसी तरीके से काम कर रही हूँ, पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, वंचित शोषित समाज के लिए। जी, बहुत
बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, आप सबसे ज़्यादा फेमस तब हुई थी जब आपने मनुस्मृति को फाड़ दिया था। तब बहुजन समाज ने आपको पूरी तरह से कहा था, बहुजन शेरनी नाम से आप उस समय प्रचलित हो गई थी। तो इस पे तो तमाम बातें हैं। मैं आज का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हम आते हैं, और इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बिहार अभी चुनाव है उससे पहले जो वोटर लिस्ट में दिखाया गया है, जिंदा लोगों को मृत दिखा दिया गया। फिर SIR के बाद जो मुजफ्फरपुर जैसे इलाके हैं वहां पे सैकड़ों वोटरों का नाम जुड़ने की समस्या देखी गई, एक ही मकान से देखी गई। फिर कर्नाटक और बिहार में देखा गया कि वहां पे तो कुछ लोगों के पिता का नाम है ILSF DG, पता नहीं क्या क्या नाम, इलेक्शन कमीशन। तो ये सारी चीजें जो सामने आई हैं, ये क्या वोट चोरी है क्या, या कोई साजिश है, क्या चीजें लगती है आप जी? देखिए, अगर ये वोट चोरी नहीं होता तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चुनाव आयोग ने किया वो उसमें कोई क्लैरिटी होती, पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुद फंसे हैं। जैसे कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, सबसे पहले इस लड़ाई की शुरुआत तेजस्वी जी ने बिहार से की। हमने जब इस मुद्दे को उठाया तो तेजस्वी जी के हर ट्वीट को मिसलीडिंग बताया चुनाव आयोग। कई पत्रकारों ने जब इस पे सवाल खड़े किए, जैसे अजीत अंजुम जी से लेकर के बाकी तमाम पत्रकार, FIR करवाया गया। राहुल जी ने कहते हैं कि एक डेटा पूरा तैयार किया, 6 महीने उसमें लग गए। बहुत कम समय लगता अगर डिजिटल डेटा उनके पास होता कि टाइप करके सारी चीजें आ जाती। उनको पन्ने पकड़ाए गए, 6.5 लाख पन्ने थे, तो इसीलिए 6 महीना उसमें लग गया। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, सिरे से नकार दिया, बोला कि आप अफिडेविट साइन करिए। लेकिन अब उसके बाद एक गुगली खेली भाजपा ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अनुराग ठाकुर ने, वहां पर आके वो बोलते हैं कि वायनाड, रायबरेली, हर जगह 3 लाख 4 लाख वोटों की चोरी हुई है, मतलब कि आप गलत तरीके से जीते हैं चुनाव। इस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। ये उनसे पूछा गया सवाल कि आपने अनुराग ठाकुर जी से शपथ पत्र क्यों नहीं साइन करने का। उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वो वर्ड था ग्रेडेड रिस्पॉन्स। ग्रेडेड रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा, मतलब इक्वल रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब कि क्योंकि वो गुस्से में थे, ज्ञानेश कुमार जी एक बात बोले कि आप विधानसभा क्षेत्र के, मतलब उनका कहना था कि आप शिकायत बढ़ाना चाहते हैं तो एक तरीका होता है, या तो आप शिकायत करिए, या भ्रम फैला रहे हैं, या आप ECI पर आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें 2 बातें हैं। ECI पर आरोप तो राहुल जी ने, तेजस्वी जी ने, हमारे लीडर ने ECI की जो काम करने का तरीका है उसकी पारदर्शिता पर सवाल किया था। लेकिन अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि इतने फर्जी वोट बने हैं, तो क्या वो फर्जी वोट कोई वोटर बनाता है या उसमें भी चुनाव आयोग की भूमिका होती है? तो अगर आप उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं तो ये तो आपकी मंशा पर सवालिया निशान लगाता है। दूसरी बात, जैसे आपने मुजफ्फरपुर और जमुई की बात की, जहां एक ही घर में 250 270 वोटर पाए गए, और आज सवाल यही किया गया चुनाव आयोग से दोबारा कि आपने 3 लाख ऐसे घर दिखाए हैं जिसमें 000 नंबर लिखा है। ये घर कौन से घर है? चुनाव आयोग बोलता है कि ये घर उन लोगों के लिए लिखा गया है जिनके घर नहीं है। पहली बात कि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया बिहार के लिए, वो गुजरात से आते हैं, गांधीनगर में उन्होंने वोट किया था। अब गांधीनगर का वोटर बिहार में चुनाव है, यहाँ का वोटर बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उनके पते के सामने कुछ नहीं लिखा है, 0 भी नहीं लिखा है। तीसरी बात कि जो उनकी इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो गुजराती में है। तो अब तो सवाल ये है कि उनके घर के सामने 0 नहीं था। कितने गरीब है भीखू भाई कि इनको महामंत्री का पद दिया है भाजपा ने। अब उनकी गरीबी तो मुझे जाननी है। इसके अलावा आपको एक और बात बतानी चाहूंगी, जैसे कि एक गांव है पिपरा विधानसभा में, गांव का नाम है गलीमपुर। गलीमपुर में एक घर है जहां दिखाया गया 509 वोटर, दूसरा घर है जहां एक ही घर में दिखाया गया 459 वोटर। अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि इन घरों के सामने जो नंबर लिखे गए थे वो 0 नहीं था, दूसरा नंबर था जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसे 3 विधानसभा का डेटा आया है, पिपरा है, मोतिहारी है और बगहा है। ये तीनों में अगर कुल मिलाकर के देख ले तो 80,000 वोटर ऐसे हैं, ना घर एग्जिस्ट कर रहा है, ना कोई नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो मंशा पर सवाल खड़े होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, मतलब हमारे बिहारी में कहते हैं ना थिथरोलॉजी, वैसा साउंड कर रहा था, क्योंकि चुनाव आयोग जब मांगा गया क्या कहते हैं उनका CCTV फुटेज कि आप दीजिए, तो पहला तो इन्होंने ये कहा कि 45 दिन तक ही दे सकते हैं। दूसरा, पूर्व वाले जो हमारे चुनाव आयुक्त थे उन्होंने बोला कि 3000 साल लग जाएंगे इसको देखने में। अब अभी वाले क्या बोल रहे हैं कि माँ, बहन, बेटी का वीडियो शेयर किया जा सकता है क्या?
मतलब सोचिए कि तर्कों की इतनी कमी है कि अब संस्कारों को आगे लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई किसी का निजी वीडियो नहीं मांग रहा है, वोटर का वो वीडियो मांगा जा रहा है और सीसीटीवी इसीलिए किया जाता है ताकि पारदर्शिता रहे। तो ये सारे सवाल तो चुनाव आयोग पर वो खुद खड़े करवा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत हठधर्मिता है उनकी, बहुत अहंकारी भाषा भी है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इतनी सारी मीटिंग्स हुई बिहार में, लेकिन विपक्ष को ये पता नहीं था कि एसआईआर होने वाला है, चुपके से उसको करवा लिया गया। और आज खुद ज्ञानेश कुमार के एक तर्क को मैं यही आपके सामने काट रही हूँ, बोले 10 बार एसआईआर हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, जबकि सच्चाई ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन भारत में पहली बार हो रहा है। अक्सर जो भी हुआ है वो समरी रिवीजन था या इंटेंसिव रिवीजन था या दोनों का मिक्सचर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली बार हो रहा है। अब लास्ट बात जो ये है, उन्होंने कहा जब उनसे सवाल पूछा गया कि इतने सारे लोग कैसे मर गए 6 महीने में 22 लाख लोग, कहते हैं कि ये पहले से ही मृत लोग थे क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म नहीं लेके जाया जाता था, पहली बार लेके जाया गया है तो पता चल पा रहा है। तो अब बताइए कि अगर घर मतलब होते ना होम टू होम, हाउस टू हाउस आप लेकर के गए थे इनोमिनेशन फॉर्म, तो इतने जिंदा लोग मृत कैसे हो गए और इतने मृत लोग जिंदा कैसे हो गए और अंततः हमें क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? एक बेसिक चीज के लिए वो बुनियादी सिद्धांत था कि आप किसी का नाम काटते हैं तो आपको बताना चाहिए कि आपने क्यों काटा है। इसके लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है तो दिखा रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जी, सुप्रीम कोर्ट से एक बात और आई कि जब वहाँ पे ये बात जाती है तो वहाँ पे इलेक्शन जो कमीशन ईसीआई जो है वो एफिडेविट मांग रहे हैं। अच्छा, चंडीगढ़ में देखा गया कि जो सत्तासीन पार्टी हैं उनके लिए एक मेयर चुना या जो भी था, वहाँ पे वो सामने सामने सीसीटीवी कैमरा से पकड़े गए थे वो करते हुए, छेड़खानी करते हुए। तो इस कुल मिला के क्या इलेक्शन कमीशन से लोगों का विश्वास उठ रहा है? कैसे ना उठे? वो आंखें, वो जो मेयर चुनाव में वो ऑफिसर की आंखें थी ऊपर की ओर देख रही थी, वो आज भी लोकतंत्र को घूर रही हैं और उसका मजाक बना रही हैं। आपको मैं बता रही हूँ, भाजपा की ही प्रवक्ता है शाजिया इल्मी, उन्होंने ऑन एयर कहा कि ठीक है वो हमारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति था, इसका मतलब कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली करवाई। दूसरा, क्यों ना भरोसा उठे, 18,000 एफिडेविट दिया था अखिलेश यादव जी ने, उनकी पार्टी ने, आज सीधे नकार रहे हैं कि कोई एफिडेविट ही नहीं आया, जबकि उसकी पूरी पीडीएफ है, रिसीविंग्स हैं। हमने इतने सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसके खिलाफ में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, हमारे पास रिसीविंग्स हैं, पर ये कहते हैं कि कोई आपत्ति ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। और इस तरह का मॉरल ज्ञान तो देना बंद ही कर दें कि चुनाव आयोग दोनों पक्ष के लिए काम कर रहा है। अगर दोनों के लिए काम करता तो अनुराग ठाकुर के लिए हमें आवाज नहीं उठानी पड़ती, आप खुद सवालिया निशान खड़ा करते, खुद शपथ पत्र मांगते। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये बेवकूफ बनाने का एक तरीका है मॉरल ज्ञान। देश में हमने देखा है कि किस तरीके से संस्थाएं काम करती हैं, ईडी सीबीआई के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या टिप्पणियां आ चुकी हैं। उसके अलावा आपको याद है कि ईवीएम कहा था इन्होंने कि हैक नहीं होता है। अभी पानीपत का ही एक पंचायत का चुनाव का पूरा रिजल्ट ही पलटा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम की गिनती हुई तो जो बने हुए थे अध्यक्ष, उनको पंचायत के, उनको हटा करके नया व्यक्ति चुना गया। इसका मतलब कि धांधलियां तो हुई। और बिहार में तो हम 12,000 के वोट से ही सिर्फ ओवरऑल पूरे स्टेट में हम सरकार नहीं बना पाए थे। कहीं 13 वोट, कहीं 12 वोट, कहीं हमको सर्टिफिकेट दे दिया गया, उसके बाद वापस ले लिया गया क्योंकि सांसद फोन कर रहा है। इस तरह की बातें, घटनाएं सामने आई तो सवाल तो अब जनता के मन में भी है। इसीलिए मुझे लगता है आज जो रैली हुई बिहार में, जिसमें तेजस्वी जी, राहुल जी, खड़गे जी, लालू जी, सभी लोग मौजूद थे, आपने देखा होगा उस हुजूम को। वो जनता है जो सवाल पूछ रही है कि आखिर चुनाव आयोग उनके लिए काम नहीं कर रहा है, उनके मतों को सुरक्षित करने के लिए काम नहीं कर रहा, तो किन के लिए काम कर रहा है? जी, ईवीएम का जो वैश्विक आंकड़ा है उसमें भी बहुत सारे देशों ने उसको बैन कर रखा है। इवन जो देश सप्लाई करते हैं वो खुद अपने यहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। ईवीएम पे अभी आपने एक एग्जांपल भी दिया कि चुनाव में किस तरह से फ्रॉड साबित हुआ, तो ईसीआई जो है वो चुप क्यों है? कि उसको ऐसा क्या हो गया है कि भैया ये इतने चुप्पी साधे मुद्रा में है? जी, ईसीआई मुझे लगता है चुप नहीं है, डिफेंसिव है। डिफेंसिव बीजेपी को लेकर के, अपने आप को लेकर के भी नहीं। आपने देखा कि सवाल जब उनसे पूछा गया कि ये सब विसंगतियां आ रही हैं, ये सब हो रहा है, पता है क्या बोलते हैं कि विपक्ष जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। और एग्जैक्ट, क्योंकि मतलब कहते हैं कि मैं चाहती हूं कि मैं एग्जैक्टली उनको कोट करूं। उन्होंने कहा ये भारत के संविधान का अपमान है जो विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो अब तो ये सवाल होगा कि तेजस्वी जी हों या राहुल जी, ये तो जनता के वोट से चुन के गए, जनता के मैंडेट से गए।
आप कैसे गए थे? आप तो अमित शाह जी और मोदी जी के मैंडेट से गए थे। ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह जी के भीतर काम भी किए हैं, तो सवाल तो उनके ऊपर खड़े होने लाजमी है कि आप डिफेंड कर रहे हैं उनको रादर देन एक्सप्लेन करने के। और ये कहते हैं ना कि चुनाव आयोग पुराने जो भी हुआ करते थे वो लोगों के मताधिकार को बचाने के लिए काम करते थे, ना कि इस तरीके से। तो ये जो जिस तरीके का इनका रवैया है, खुद कोर्ट चले जाना, बोलना नहीं हम नहीं बताएंगे हमने किसका नाम क्यों काटा, फिर कोर्ट आके बोल रही है, इनको फटकार लगा रही है, आपको बताना पड़ेगा आपने किसका नाम क्यों काटा। तो ये तो दिखाता है कि ये ट्रांसपेरेंसी खुद ही नहीं चाहते। और कल तो इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी भी, बोले कि ये सब चीजें थी तो आप पहले आते, तो मतलब इस पर भी हमारे ऊपर ही निशाना लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा चुनाव आए तो मुझे लगता है पहली बार देखा गया, क्योंकि पिछले जो इंटेंसिव रिवीजन भी हुए थे इतनी समस्याएं नहीं आई थी। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवालिया निशान तो उनको परेशान करने चाहिए और कर भी रहे हैं, तभी माथे पर शिकन है ज्ञानेश जी के। साथियों, प्रियंका भारती सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं, एक मूवमेंट है। गांव से जेएनयू, स्ट्रगल से सक्सेस और डिबेट्स में धमाल। क्या वो बिहार की सियासत बदल देगी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सम्यक कल्चर को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए धमाकेदार जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।